अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाज़िर खिदमत है फ़रत इश्तियाक के नावल दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ की अगली किस्त। मिस्टर उमर हसन, दूसरी तरफ से एक लड़की ने मुझसे पूछा। जी। मैं कोई लंबा फ़िक्रा नहीं बोल सका। मेरा दिल एकदम बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगा और वदिया बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी, रिसीवर के साथ अपना कान लगाए। मिसेस एलिज़ाबेथ ओलिवर आपसे बात करेंगी। मैं लाइन मिला रही हूँ, आप होल्ड कीजिए। वदिया ने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट भी थी और डर भी, और कुछ उसे नहीं दे सकता था मैं। काश उसे ये खुशी दे पाऊँ कि काश जॉन ने पब्लिशिंग के लिए मेरे नावल के लिए हाँ कर दी हो, ये खुशखबरी हो। रिसीवर कान से लगाए वदिया को देख रहा था और दिल में दुआएं मांग रहा था। आस और उम्मीद में घिरी, मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ती, मुझसे अपनी खफकी बुलाए। वो वही वदिया थी, मेरे लिए ज़िंदगी में हर चीज़ बेहतरीन चाहने वाली। दूसरी तरफ लाइन पर अब JBM की सीनियर एडिटर एलिज़ाबेथ ओलिवर थी। पहले उन्होंने अपना तारुफ कराया, फिर मेरी खैरियत मालूम की। कैसे हैं आप उमर हसन? इस वक्त रस्मी जुमला और तमहीद मेरी बर्दाश्त का इम्तहान थी। अच्छी या बुरी जो भी खबर है मैं फ़ौरन सुन लेना चाहता था। मुसवदा भेजने के 6 माह बाद जाकर तो वहाँ पे कोई से कोई इत्तला मिली थी, वरना अब तक कई बार मैं और वदिया इस पर तबसरा कर चुके थे कि ये जॉन तो सबसे ज़्यादा रूड साबित हुआ। उसने तो एक रिजेक्शन लेटर भेजने जैसी कर्टसी तक का मुजाहरा नहीं किया। चंद सेकंड में मैं जान लेने वाला था कि फ़ोन क्यों किया गया है। मुझे 99% उम्मीद एक मौदबाना सी माजरत की थी। हम इस तरह के नावल पब्लिश नहीं करते, आप कहीं और कोशिश कीजिए। आपकी नावल की इब्तिदा अच्छी थी, कहानी भी अच्छी थी, मगर आगे चलकर आप अपने मौजू से इंसाफ नहीं कर पाए। हमें अफसोस है, हम इसे पब्लिश नहीं कर सकेंगे। आप में लिखने की सलाहियत तो है, मगर आपका प्लाट कमज़ोर है। इस तरह तवज्जो देकर दोबारा कोशिश कीजिए। मैं एक लम्हे में मुमकिन माजराती फ़िक्रें सोच डाल रहा था। सबसे पहले आपको आपका नावल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। एलिज़ाबेथ ओलिवर का लहजा और गुफ्तगू दोनों मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल थे। मेरे दिल की धड़कन हर अगले लम्हे तेज़ ब तेज़ होती जा रही थी। मेरे बाजू पर वदिया की गिरफ्त भी पहले से ज़्यादा सख्त हो गई थी। उसकी शक्ल इतनी डरी हुई खौफज़दा हो रही थी, आस और निराश में डूबी। मुझे आपको ये इत्तला देते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हम आपको नावल पब्लिश कर रहे हैं। मेरे कानों ने जो सुना उस पर मैंने बेयकीनी से रिसीवर को देखा। वदिया ने जिस तरह रिसीवर कान से लगा रखा था, तो जो कुछ मैंने सुना वो साथ में उसने भी सुन लिया था। उसके चेहरे पर एकदम से खुशी, सुकून, जोश, मुस्कुराहट बिखर गई थी। डर और खौफ एक सेकंड में गायब हुए थे। एलिज़ाबेथ ओलिवर इस प्रोफेशनल टोन में मुझसे बात कर रही थी कि किताब की पब्लिशिंग से मुतालिक तमाम शराइत और ज़वाबित, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मुतालिक मालूमात और कॉन्ट्रैक्ट मुझे जल्दी भिजवा देंगी। वदिया को जो खबर सुनी थी वो उसे सुन चुकी थी। अब मज़ीद मेरी गुफ्तगू से कोई सरोकार नहीं था। वो मेरा बाजू छोड़कर भागती हुई सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। अब्बा मियाँ, उमर का नावल पब्लिश हो रहा है। अब्बा मियाँ, उमर की किताब छप रही है। अब्बा मियाँ, लंदन से फ़ोन है। वो भागती ज़ोर ज़ोर से बोलती अब्बा मियाँ के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। एलिज़ाबेथ ओलिवर से मेरी रस्मी पेशा वाराना नौयत की गुफ्तगू जल्दी ख़त्म हो गई थी। मैं भी थोड़ी देर बाद वदिया की तरह अब्बा मियाँ के कमरे में था। इन चंद मिनटों में उन्हें जोशीले लहजे में मेरा नावल लिखने और मुसवदा लंदन भेजने का अहवाल जल्दी जल्दी सुना चुकी थी। अब्बा मियाँ ने जैसे ही मुझे देखा फ़ौरन अपनी जगह से उठे और फ़रते मोहब्बत से मुझे गले लगा लिया। मैं जानता था मेरा बासलाहियत बेटा ज़िंदगी में कुछ न कुछ गैर मामूली कारनामा ज़रूर सरअंजाम देगा। अब्बा मियाँ खुश हैं? सिर्फ खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे। उन्होंने मेरा माथा चूमते हुए मेरे सवाल का जवाब दिया। वदिया खुशी और एक्साइटमेंट में घिरी हम दोनों की तरफ देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे याद ही ना रहा हो कि मुझसे खफा भी थी। अब्बा मियाँ, इस खुशी में शानदार सी दावत होनी चाहिए, कुछ ज़बरदस्त हल्ला गुल्ला। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। बिल्कुल होना चाहिए। ड्राइवर के साथ जाओ और जो जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगें ले आओ। ये दावत मेरी तरफ से। उन्होंने नोटों से भरा वॉलेट वदिया के हाथ में पकड़ा दिया। वो उनसे वॉलेट लेके कमरे से चले गई, जबकि अब्बा मियाँ के कहने पर मैं उनके पास ही बैठ गया। तुम्हारी उम्र में तो साहिब किताब भी नहीं हुआ था। तुम बहुत आगे जाओगे इंशाअल्लाह। अब्बा मियाँ, जैसा इल्मी और अदबी माहौल आपने मुझे फ़राहम किया है उसमें ऐसा होना ही चाहिए था। मेरी तरबियत आपने की है। मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अपनी मेहनत का क्रेडिट मुझे दे रहे हो। वो मुस्कुराए। उन्होंने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा हुआ था। कुछ देर वो मुझसे मेरे नावल के बारे में बात करते रहे कि मैंने नावल किस मौजू पर लिखा और कब लिखा है वगैरह वगैरह। फिर बात करते करते उन्होंने अचानक एक अजीबोगरीब सवाल किया मुझसे।
वदिया तुमसे नाराज़ है, तुम्हें मालूम है ये बात? मैं हौलक से उनकी शक्ल देखने लगा। मेरी पोती में क्या बुराई है उमर, जो तुमसे शादी नहीं कर सकते? मैं हक्का बक्का उन्हें देख रहा था। अब्बा मियाँ आप, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ या वो कुछ और। इस वक्त मैं तुम्हारा अब्बा मियाँ नहीं हूँ, तुम मेरे बेटे हो। ना तुम मेरे बेटे हो, इस वक्त मैं सिर्फ वदिया का दादा हूँ, और वदिया के दादा की हैसियत से मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? मेरी पोती में किस चीज़ की कमी है? वो कल रात मेरे पास आकर इतना रोई, और कोई मेरी पोती को रुलाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गुस्से भरी निगाहों से मुझे घूर रहे थे, और मैं हैरान और परेशान साकित बैठा उन्हें देख रहा था। वदिया अब्बा मियाँ के पास पहुँच गई, और कल रात में अब्बा मियाँ से ये बात कर रही थी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बरखुदा। उन्होंने बारूद लहजे में मुझे मुखातिब किया। ये वदिया ने मुझे किस जगह लाके खड़ा कर दिया था? मैं अब्बा मियाँ के रूबरू इन्हीं की पोती से इकरार मोहब्बत कैसे कर पाऊँगा? मैं जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ उमर। अब की बार मुझे ऐसा लगा जैसे वो वाकई गुस्से में आ रहे हैं। उन्हें गुस्से में आता देखकर मैं चुप नहीं रह पाया। कमी वदिया में नहीं है, मुझ में अब्बा मियाँ। ऐसी कमी जो सारी ज़िंदगी भी कोशिश करूँ तब भी पूरी नहीं कर सकता। मेरी पैदाइश, मेरी ज़ात, मेरा वजूद, मेरी शनाख्त सब एक सवालिया निशान है। मैं इतनी बड़ी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? मेरी नज़र बिल्कुल झुकी हुई थी। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरी जान। तुम्हारी शनाख्त वो है जो जैसे तुम दिखते हो, जैसे तुम करते हो, जैसे तुम सोचते हो। ख़ानदान, कबीला, नामो नस्ल, क्या ये इंसान के करैक्टर के सर्टिफिकेट होते हैं? तुम अपने बचपन से हमारे साथ हो, हमारी आंखों के सामने पल कर बड़े हुए हो। क्या हम तुम्हें नहीं जानते? तुम्हारे किरदार और अखलाक का किस सिर्फ क्या कमाल और लाइला बरमला तारीफ़ करते हैं। मेरी निगाहों में कोई ऊंचे नामो मनसब वाला कभी तुम्हारी बराबरी कर ही नहीं सकता। जो तुम हो वो मैं भी जानता हूँ और बाकी सब भी जानते हैं। जो लफ्ज़ मैं सुन रहा था वो मैंने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचे थे, कभी ख्वाब में भी नहीं सुने थे। इनके लफ्ज़ मुझे मोतबर कर रहे थे, मुझे मेरी ही निगाहों में इज़्ज़त और तौक़ीर दिला रहे थे। मैं बेख्तियार उनके सीने से लग गया, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। कभी अपना दुख, अपनी ज़िंदगी की कमी उनसे शेयर नहीं की थी। आज जब की तो उन्होंने एक पल में मुझे बाइज़्ज़त और मोतबर करार दे दिया। वदिया मुझे अपनी जान से भी बढ़कर अज़ीज़ है, और अपनी जान सिर्फ उसको सौंप सकता हूँ जिस पर मुझे पूरा भरोसा और एतमाद हो। उमर, तुमसे बढ़कर मैं किसी पर भी एतमाद नहीं कर सकता। हर बुरे ख्याल और मनफी सोच को अपने दिमाग से निकाल दो। वदिया की शादी अगर किसी के साथ मैं अपनी पूरी खुशी और भरपूर आमादगी के साथ करूँगा ना, तो वो सिर्फ तुम होगी उमर। और आज हकीकी मानों में मुझे ज़मीन की पस्तियों से निकाल कर वो अपने बराबर ले आए थे। रोना बुज़दिली और कमज़ोरी के अलावा समझा जाता है, मगर इस पल में उनके सीने से लगा आंसू बहाने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता था। मैं ख्वाब देख रहा था, एक हसीन तरीन ख्वाब। मैं ख्वाब जी रहा था, और दिल की आरज़ू ये थी कि ये ख्वाब कभी ना टूटे। मेरे जाने से एक दिन पहले मेरी और वदिया की मंगनी हो रही थी, एक अनहोनी जो मेरे साथ हो रही थी। अपनी खुशकिस्मती पे मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। अंकल और आंटी दोनों को इस रिश्ते पे काफ़ी एतराज़ थे, और ये बात खुद अब्बा मियाँ ने मुझे कल रात बताई थी। मगर वो एतराज़ ये हरगिज़ नहीं थे कि मेरे माँ बाप का कोई अता पता नहीं, मेरे ख़ानदान का कुछ पता नहीं, मैं अब्बा मियाँ की खैरात में उन्हीं के घर पे पला हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरे मुकाबिल जो इंतखाब उनके लिए मौजूद था वो तरक्की और कामयाबी की मदारिज में मुझसे कहीं आगे था। मेरी किताब लंदन में पब्लिश होने वाली थी, अभी हुई नहीं थी। मैं एक अच्छे तालीमी इदारे से MFA करने जा रहा था, अभी किया नहीं था। कोई माकूल मुलाज़मत मुझे तालीम मुकम्मल करने के बाद मिल जानी थी, अभी मिली नहीं थी। जबकि मेरा मुकाबिल एक डॉक्टर बन चुका था, वो एक अच्छी मुलाज़मत कर रहा था। मैंने कमाल और नायला से कह दिया है कि मैंने पाला, लिहाजा इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का हक़ सबसे ज़्यादा मुझे ही है। अभी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है उमर, कि तुम खुद को आइंदा चंद सालों में इस काबिल बनाओ कि वदिया को तुमसे ब्याहते वक्त दोनों भी इतने ही मुतमईन और खुश हो जितना आज मैं हूँ। उनके लिहाज से सोचो तो दोनों बहुत गलत भी नहीं हैं। हर वालिदैन की तरह वो भी अपनी औलाद के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चाहते हैं। तुम खुद को ऐसा बना लो कि वदिया के मुस्तकबिल की तरफ से बेफिक्र होकर उसका हाथ तुम्हारे हाथ में पकड़ा लो। मैं अब्बा मियाँ से वादा किया कि मैं लंदन जाकर खुद को किसी काबिल बनाकर ही लौटूँगा, और उनके भरोसे को कभी नहीं टूटने दूँगा। जिस बात को मैं इतना बड़ा समझता था, जिसकी वजह से मैं वदिया के ख्वाब देखने से डरता था, वो अब्बा मियाँ के लिए इस कदर अहम ही नहीं थी। वो मुझे मेरे किरदार पर परख रहे थे, मेरे ख़ानदान से नहीं। मैं जानता था अंकल आंटी भी मुझे मेरे किरदार और अखलाक के हवाले से पसंद करते हैं। पिछले कुछ अरसे से अंकल मुझे अहमियत भी देने लगे थे, और मुझसे अक्सर बैठकर बातें भी कर लिया करते थे।
मैंने जिस तरह स्कूल के आखिरी दौर में अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया था, फिर आगे के तालीमी अखराजात खुद अपने बलबूते पर पूरे किए थे, तो अंकल को मेरी खुददारी बहुत पसंद आई थी। और फिर अब जब मैं खुद अपने पैसों से लंदन पढ़ने जा रहा था, तो वो मुझ जैसे एक मेहनती और पुरअज़म नौजवान की हैसियत से मुझे बहुत पसंद करने लगे थे। मगर वो पसंदीदगी किसी और हैसियत में थी। उनके दामाद की हैसियत से ज़ाहिर है मैं उनके मयार पर बोला नहीं उतरता था, जो उन्होंने अपने होने वाले दामाद के तौर पर तय कर रखा था। वो दोनों अब्बा मियाँ की वजह से रिश्ते के लिए माने थे। अब्बा मियाँ ने इस घर के सरबराह की हैसियत से अपने फ़ैसला उनसे हुक्मी अंदाज में मनवाया था। मनवाए जाने और मान लेने में खासा फ़र्क होता है। खुशी मुझसे किसी तरह नहीं संभल रही थी। मेरी ज़िंदगी में अचानक एक बहुत बड़ी खुशी आ गई थी, इतनी बड़ी कि उसे रखने के लिए मेरे दिल में जगह कम पड़ रही थी। खुशी से पागल होता तो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहा था मैं तो। अब्बा मियाँ ने मुझे समझाया कि मैं बाज़ार से जाके वदिया के लिए मंगनी का जोड़ा, एक अंगूठी ख़रीद लाऊं। वो उम्र रिश्ते मुझसे इतने बड़े थे कि मैं अपनी बेतहाशा खुशी और अपना पागलपन उन पर ज़ाहिर होता देखकर बुरी तरह झेंप भी रहा था। उनकी शफ़क़त आमेज़ महज़ूज़ सी मुस्कुराहट मुझे ये एहसास दिला रही थी कि जैसे मैं और वदिया एक राज की तरह अपने अपने सीनों में छुपाए बैठे थे। वो बात अब्बा मियाँ के लिए कभी राज थी ही नहीं। हम एक दूसरे के लिए क्या हैं वो बहुत पहले से जानते थे। हम बच्चे थे जो इन्हें अनजान समझते थे। उन्होंने दुनिया देख रखी थी। उनका तज्ज़िया, मुशाहिदा और इंसानों को पढ़ लेने की सलाहियत हमसे कहीं ज़्यादा थी। वदिया न जाने कहाँ छुप कर बैठी थी कि मंगनी की रस्म से कबल मुझे उसकी एक झलक तक नज़र नहीं आई। रस्म के लिए से मेरे बराबर लाकर बिठाया गया तो मैंने अपने कदमों को ज़मीन पर नहीं आसमान पर पड़ते देखा। आसमानी लिबास में वो आसमान की कोई हूर लग रही थी। उसके माथे पर सजा नाजुक सा टीका, उसके बालों के गजरे, कलाइयों में पड़ी कांच की खूबसूरत चूड़ियाँ, ये रूप सिर्फ मेरे लिए था। ये सजना संवरना सिर्फ मेरे खातिर था। पहली बार इस इस्तेकाक से देखने का एहसास कैसा था? बहुत हसीन, बहुत दिलफरेब, बहुत खूबसूरत। बस ऐसा कि मैं बयान नहीं कर सकता। जो खुशी मेरे चेहरे पर थी वो उसके चेहरे पर भी थी। लबों पर हाय आमेज़ तबस्सुम लिए वो अपनी खुशी सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी और मैं उसके चेहरे पर नुमाया होते डिम्पल्स को चोरी चोरी देख रहा था। अब्बा मियाँ ने तकरीब को बहुत शानदार और पुरवकार एहतमाम किया था। जल्दी एक दो दिन में सारी तैयारी करने के बावजूद इस करीब तरीन हर फर्द को ही इस तकरीब में मदऊ किया गया था। मेरी फ़्लाइट सुबह 3:30 बजे थी और ज़ाहिर है एयरपोर्ट रवानगी के लिए मुझे इस वक्त से काफ़ी पहले घर से निकलना था। यूँ रात 11:30 बजे मेहमानों के तमाम मेहमान रुखसत हो चुके थे तो मैं वदिया के कमरे में आ गया। वो अभी भी उसी आसमानी लिबास में थी, यूँ ही सजी संवरी, मेरे नाम की अंगूठी अपनी मखरूती उंगली में सजाए। मुझे देखकर कुछ कहे बगैर उठकर मेरे साथ लॉन में आ गई। मेरे जाने से पहले एक थोड़ा सा पल जो हम दोनों साथ बिताना चाहते थे, मैं अपने साथ एक खूबसूरत एहसास लिए इस दूर देश जा रहा था कि इस दूरी का हल्का सा भी दुख नहीं था। ये दूरी हमें और करीब लाने के लिए थी। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, ये मत समझना कि तुम्हारी बुज़दिली के लिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। आज तुम इतनी दूर जाने वाले हो सिर्फ इसलिए अपनी नाराज़गी भुलाकर तुमसे बात कर रही हो। वो इस सजे संवरे रूप में खफा और भी प्यारी लग रही थी। दिया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अपनी बुज़दिली और कम हिम्मती को मैं कबूल करता था, मगर इस वक्त ये बातें नहीं। इसमें नई क्या बात है? ये जुड़ा तो आज सबने मुझसे कहा है। उसने नखों से नाक चिढ़ाई। सबने इस तरह नहीं कहा होगा जिस तरह मैंने कहा है। सबने इन निगाहों से नहीं देखा होगा जिससे मैं देख रहा हूँ। तुम अगर खुद को मेरी निगाहों से देखो तो तुम्हें पता चले कि तुमसे ज़रा खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हया के रंग एक पल में उसके चेहरे पर बिखरे थे। मेरी निगाहों से कंफ्यूज होती, मुझसे नज़रें चुराती। वो हमेशा से बढ़कर हसीन लग रही थी। मैं मुस्कुराता हुआ पहली बार उसे खुद से शर्माता देख रहा था। दिया, मैं आज बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि तुम्हें बता भी नहीं सकता। ज़िंदगी में पहली बार ख्वाब देखते डर नहीं लग रहा। मैं आज और अभी से अपने उस घर के ख्वाब देखने शुरू कर दिए दिया, जिसमें हम दोनों मिलकर सजाएंगे। हमारा वो प्यारा सा घर जहाँ हम दोनों होंगे। वहाँ हमारी तरह इर्द गिर्द सिर्फ मोहब्बतें होंगी, चाहते ही चाहते होंगे। मैं ज़िंदगी में तुम्हारे साथ तुम्हारी मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं चाहता। मैंने अपने हाथ आहिस्तगी से उसके हाथों पे रख दिए। मेरे तसव्वुर में एक मोहब्बत भरा एक खूबसूरत आशियाना अपने ख़त ख्वाल वाज़े कर रहा था। उमर, हम इस खुशी में तुम्हारे नावल की खुशी भी भूल गए। तुम्हारी पहली किताब पब्लिश होने जा रही। तुम कितने खुश हो उमर?
उसे भी ये एहसास घेरे हुआ था कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तभी मेरे हाथ साथ मिलकर हमारे घर का ख्वाब देखती, उसकी आंखों ने थोड़ी ही देर में मेरी किताब को तस्वर में लाना शुरू कर दिया। मेरी किताब का जिक्र करते उसके चेहरे पर खुशियाँ खुशियाँ बिखर गई थी। तुम कितनी खुश हो दिया? मैंने जवाब देने के बजाय उसी से सवाल कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ जिस रोज़ तुम्हारा नॉवल पब्लिश होगा, जिस रोज़ वो मुझे बड़ी बड़ी बुक शॉप से नज़र आएगा, शायद मैं उस दिन खुशी से पागल हो जाऊँ। पता है जिस रोज़ स्कूल मैगजीन में पहली मरतबा तुम्हारी कहानी छपी थी ना, मैं कितनी खुश हुई थी। तब तुमने गुस्सा करके मेरी सारी खुशी कम करवा दी थी, वरना मैं इतनी खुश थी कि दिया तुम इस वक्त भी मुझसे मोहब्बत करती थी ना। मैंने उसकी बात दरमियान में काटी। इस सवाल पर उसने नाराज़गी से घूरा। खुद से मोहब्बत का इजहार होता नहीं और एक लड़की से तवक्को रखते हुए वो बबांगे दाल अपनी मोहब्बत का ऐलान करे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ दिया, हमेशा, शुरू से। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। उसके चिड़चिड़े जवाब पर मैंने कहकर लगाकर हंसा। तुम अपनी किताब किसके नाम करोगे? अभी सोचा नहीं। शायद अपने साजा के नाम कर दूँ, शायद दोस्तों के, और एक सोच ये भी है कि इसे पढ़ने वालों के नाम कर दूँ। मैं मुस्कुराहट अपने लबों पर रोकता भरपूर संजीदगी से बोला। अब उसे चिढ़ाने की बारी मेरी थी। जो वो सुनना चाहती थी मैं बोला नहीं था। क्या वदिया कमाल के अलावा तुम किसी और के नाम अपनी किताब कर सकते हो? उसकी खौफ की भरी निगाहों ने मुझसे पूछा था। मैं अपनी किताब मोहब्बत के नाम करूँगा, वदिया कमाल के नाम नहीं। मेरे लिए मोहब्बत तुम हो, मोहब्बत की तफसीर तुम हो। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के तमाम रंग सिर्फ तुमसे हैं। मैं अपनी हर किताब तो मोहब्बत के नाम करूँगा, वदिया कमाल के नाम करूँगा। लोगों के पास अपने लिखने की बहुत सारी वजूहात होती होंगी, मेरे पास सिर्फ एक वजह, वदिया कमाल। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लिखता हूँ दिया। मेरे दिल से निकला हुआ हर लफ्ज़ सिर्फ तुम्हारे लिए होता है। अगर तुम मुझसे खो जाओ, तुम मेरे पास से लफ्ज़ खो जाएंगे। इस वक्त उससे छेड़ने को जो कुछ भी कहता रहा, मगर उससे रुखसत होते पल मैं गंभीर संजीदगी से अपने दिल की पूरी सच्चाई के साथ उसे ये बातें बताई। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई थी। मोहब्बतों का मान और फ़ख्र पा लेने वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी थी। वो इस मुस्कुराते चेहरे को अपनी निगाहों में बसाए एक नई दुनिया की तरफ आज़ीन सफ़र हो गया था। इस अजनबी देश में वो लड़की नहीं थी, उसके बगैर रहने की मुझे आदत नहीं थी। सो मुश्किल तो होनी थी उसे देखे बगैर, उसे बातें किए बगैर। कभी मेरी ज़िंदगी का एक दिन भी नहीं गुजरा था। यहाँ महीनों हो गए थे उसे देखे हुए। इस तरक्की याफ्ता मुल्क में, इस जगमगाती हंगामा खेज और पुररौनक सरजमीन पर मेरे दिल की रौनकें मांद पड़ी हुई थी। मसरूफ़ियत इन दिनों बेतहाशा थी, इसलिए दिल से मुलाकात ज़रा कम ही कम हुआ करती थी। मगर जब भी उसे बातें करने का मौका मिलता, वो यही कहता था, यार यहाँ जी नहीं लगता, चलो उसी नगर चलते हैं, वहाँ जहाँ ज़िंदगी है, मोहब्बत है, खुशी है, चलो उसके पास चलते हैं, जिसके दम से ज़िंदगी में तमाम रौनकें हैं। दिल को बहलाना तो मुश्किल था, मगर इसी में आने वाले दिन खुशकुन थे, इसलिए खुद को बहला लिया करता था। मसरूफ़ियत का यही आलम था कि कब सुबह हुई कब रात, मुझे पता ही नहीं चलता था। सुबह अपने कॉलेज चला जाता और उसके बाद सुपर स्टोर पर जहाँ मैं मुलाजमत कर रहा था, उसके बाद 24 घंटे खुलने वाले एक स्टोर में जहाँ रात में चंद घंटे नौकरी करने की मुझे दिन में नौकरी से ज़्यादा पैसे मिल जाते थे। एक सस्ते से इलाके में जहाँ ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और श्रीलंकन्स वगैरह रिहाइश पसीर थे। वहाँ मैंने 2 इंडियंस और एक बंगाली लड़के के साथ एक अपार्टमेंट किराए पे लिया था। न जाने कौन सी सदी की बनी वो खस्ता हाल इमारत थी। वहाँ लिफ्ट से लेकर दीगर बुनियादी सहूलतें तो मौजूद थी, मगर इंतहाई ख़राब हालों में। 7वीं मंजिल पे हमारा अपार्टमेंट था और हमें लिफ्ट के ख़राब होने पर ज़्यादातर सीढ़ियों के ज़रिए ही उतरना चढ़ना पड़ता था। यहाँ तकलीफ़ें ज़्यादा थी, तभी तो किराया बहुत कम था। इस बिल्डिंग के हिंदू मालिक का कारोबार हम ही जैसे गरीब और देसी तालिब इल्मों के ज़रिए चल रहा था। 7वीं मंजिल तक पहुँचते जब मेरी टांगें जवाब देने लगती तो मैं खुद पर लानत भेजता। इस ज़माने में ये हाल है। अगर यूँ ही ज़रा सी चीज़ों पे थकने लगा तो अब्बा मियाँ से किए वादे कैसे निभाऊंगा, वदिया के लिए आसाइशें कैसे जमा करूँगा। एक घर, एक गाड़ी, चंद आसाइशें, इतना तो मुझे उसके लिए करना ही था। वो हमेशा अच्छे घर में रही थी, बेहतरीन गाड़ियों में बैठी थी, कीमती लिबास पहना था। मैं उसे इन आसाइशों से हरगिज़ महरूम नहीं रखूँगा जिनकी उसे आदत थी। मुझसे मोहब्बत की पादाश उसे अपने मयार ज़िंदगी खोना पड़े। कॉलेज का हाल कुछ यूँ था कि वहाँ चंद ही हफ्तों में मैं अपने तमाम उस्ताज़ा की नज़रों में आ गया था।